नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। हमने हड़प्पा सभ्यता की कहानी को समझा। हमने हड़प्पा सभ्यता के विकास, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था, नगर नियोजन, पशुपालन, कृषि व्यवस्था, दोस्तों सारी चीज़ें हमने हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ी। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने किस प्रकार से विकास किया, किस प्रकार से इन्होंने इतना अधिक डेवलपमेंट किया। लेकिन दोस्तों, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस सभ्यता का जो है अंत हो गया। ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी आपदा आई, ऐसा कौन सा आक्रमण हुआ कि इतनी विस्तृत, इतनी विशाल सभ्यता का एकदम से, अचानक से, एकदम सरप्राइज, आश्चर्यजनक तरीके से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। दोस्तों, कई सारे सिद्धांत हैं, बेहद विवादास्पद सिद्धांत भी हैं। कई सारे सिद्धांत तो एक पक्षीय लगते हैं हमें, कई सारे सिद्धांत ऐसे भी हैं जिन्हें मान्यता भी दी गई है। दोस्तों, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता का जो है अंत पढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर एक बेहद विवादास्पद जो सिद्धांत है, ज्योतिराव फुले का सिद्धांत, आर्य आक्रमण सिद्धांत या आर्यों का आक्रांता सिद्धांत। दोस्तों, आर्य आक्रमण सिद्धांत, आर्य आक्रमण सिद्धांत। दोस्तों, आर्य आक्रमण सिद्धांत ज्योतिराव फुले। दोस्तों, आर्य आक्रमण सिद्धांत से ही हम क्यों शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ से इतिहास बदलने वाला है और इतिहास में बेहद मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ा आने वाला है हमें इतिहास में। बस आप आगे मेरे साथ बने रहिए। अब यहाँ से जो है असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, ज्योतिराव फुले कौन है, अचानक इनका नाम कहाँ से हमारे पास आया, ये सारी चीज़ें जब हम मॉडर्न इंडिया, भारतीय धर्म सुधार आंदोलन, हिंदू धर्म सुधार आंदोलन या हिंदू सामाजिक व्यवस्था सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, उस समय हम पढ़ेंगे ज्योतिराव फुले को। दोस्तों, ज्योतिराव फुले के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अभी दे दूं, बाकी आगे हम जब आधुनिक काल में पहुंचेंगे तो डिटेल से हम इनके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, ज्योतिराव फुले एक दलित व्यक्ति थे, निम्न जाति के व्यक्ति थे। माली समुदाय में इनका जन्म हुआ। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले हमारे देश की पहली महिला अध्यापिका रहीं, महिला शिक्षा अध्यापिका रहीं। दोस्तों, ज्योतिराव फुले घोर ब्राह्मण विरोधी थे, वे कर्मकांड विरोधी थे, वे वेद विरोधी थे, वे अवतारवाद के विरोधी थे। दोस्तों, ज्योतिराव फुले का कहना था कि भारत में जो सभ्यता विकसित हुई, भारत के मूल निवासियों ने जिस प्रकार डेवलपमेंट किया, आर्यों ने आक्रमण करके इस सभ्यता का, इस देश के मूल निवासियों का पतन किया। दोस्तों, आर्य आक्रमण सिद्धांत ज्योतिराव फुले ने दिया और उन्होंने ये कहा कि आर्यों द्वारा आक्रमण किया गया, आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं हैं, आर्य बाहर से आए हैं। दोस्तों, आर्य बाहर से आए हैं, ये आर्य कौन है, ये इसके बाद वाला हमारा चैप्टर होगा और बेहद डिटेल में हमें ये जानना है कि आखिर ये आर्य आखिर हैं कौन, अचानक से इनका नाम हमारे पास कैसे आ रहा है। तो दोस्तों, पहले हम ये पतन पढ़ें, उसके बाद जो कहानी शुरू होगी कि आर्य आखिर कौन है, तब से इतिहास में और ज़्यादा हमें मजा आने लगेगा। तो दोस्तों, ज्योतिराव फुले का जिस समय ये सिद्धांत जनमानस के सामने आया, लोगों के बीच में जब ये सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, तब उच्च वर्गों ने, खासकर ब्राह्मण वर्गों ने, ब्राह्मण जो वर्ग है, उस समय इनका बेहद विरोध किया। उन्होंने इनसे जाकर कहा कि आप ब्राह्मणों के विरोध में बात कर रहे हैं, आप एक तरफा इतिहास बता रहे हैं। तो ज्योतिराव फुले ने बदले में कहा कि इस देश के मूल निवासी तो हम दलित आदिवासी हैं, आप तो बाहर से आए हैं,
और बाहर से आने के बाद भी, इस देश के ना होने के बाद भी आप लोगों ने हमारे साथ जो है अन्याय किया, अत्याचार किया, हमारा शोषण किया। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि आपने वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया, आपने जाति व्यवस्था को जन्म दिया, आपने अपने आप को उच्च वर्ग कहा और हमें जो है निम्न वर्ग कहा। तो इस कथन पर जो है ब्राह्मणों का कहना था कि देखिए साहब, जो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था वाली बात है, तो कहते ये तो वेदों में लिखी है और वेद हमने नहीं लिखे, वेद ब्रह्मा ने लिखे हैं। तो दोस्तों ज्योतिराव फुले ने उस समय कहा कि देखिए साहब, दुनिया की कोई किताब, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, दुनिया की कोई किताब किसी भगवान ने नहीं लिखी, सारी किताब मनुष्य ने नहीं लिखी है। और अगर भगवान को किताब लिखनी होती तो जिस समय पृथ्वी का जन्म हुआ है उस समय भगवान बुक लिख देता कि इस हिसाब से आपको पृथ्वी पर रहना है। तो दोस्तों इस प्रकार आर्यों के आक्रमण सिद्धांत ज्योतिराव फुले ने बताया और ये हड़प्पा सभ्यता का या देश के मूल निवासियों के पतन का कारण हमें पता चलता है। दोस्तों आगे चलकर इसी को नए लोगों का आक्रमण सिद्धांत, दोस्तों पहले हमने पढ़ा कि आर्यों ने आक्रमण सिद्धांत, आर्यों ने आक्रमण किया और जो है देश के मूल निवासियों का और देश की सभ्यता का अंत किया। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट नाम लिया गया है आर्यों का, लेकिन यहाँ पर जो है नाम नहीं लिया गया और ये बताया गया कि नए लोगों ने भारत की इस सभ्यता का अंत किया, अर्थात विदेशी आक्रमण या भारत में ही किसी प्रकार का आक्रमण हुआ है, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई हो, चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन नए लोगों ने इस सभ्यता का अंत किया होगा। दोस्तों गॉर्डन चार्ल्स, स्टुअर्ट पिगट, दोस्तों एक और इतिहासकार, इन तीन इतिहासकारों ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। गॉर्डन चार्ल्स, स्टुअर्ट पिगट, दोस्तों इन तीनों ने इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया और ये बताया कि नए लोगों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का जो है अंत हुआ। तीसरे इसमें जो व्यक्ति थे दोस्तों वे थे मार्टिन व्हीलर। गॉर्डन चार्ल्स, स्टुअर्ट पिगट और मार्टिन व्हीलर, इन तीनों ने यह सिद्धांत दिया कि नए लोगों ने आक्रमण किया और भारत की सभ्यता का अंत किया। अब दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल ये रहेगा कि किस बेस पर, किस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि नए लोगों का आक्रमण हुआ। तो दोस्तों इसका कोई साहित्यिक साक्ष्य तो हमारे पास नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य, क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य एक बार झूठ बोल सकता है लेकिन पत्थर पे लिखी लकीरें कभी झूठ नहीं बोल सकती। दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत नए लोगों अर्थात आर्यों ने किया। दोस्तों कई स्तरों पर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई और जो सबसे ऊपरी स्तर है उस स्तर पर हमें अंत में अर्थात हड़प्पा सभ्यता का जो काल है उस काल के लगभग अंत में अर्थात 1900 के आसपास की ये घटना बताई जाती है। 1900 ईसा पूर्व के आसपास हमें नए प्रकार के जो है औजार देखने को मिले, हमें तीर देखने को मिले, हमें दोस्तों जो है चाकू, खंजर, तलवारें, इस प्रकार के कई सारे हमें औजार देखने को मिले।
दोस्तों नए प्रकार के बर्तन, हमने हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि उनके बर्तन बनाने की कला किस प्रकार की रही। उस प्रकार की कला से भिन्न कला रही सन 1900 ईसा पूर्व के आसपास की। दोस्तों ये बताया गया इतिहासकारों द्वारा कि नए औजार, नए प्रकार की जो है बर्तन व्यवस्था, इस आधार पर यह कहा गया कि नए लोगों का आक्रमण हुआ होगा। और दोस्तों ये नए लोग और कोई नहीं, ये आर्य ही हैं, क्योंकि इसके बाद हमें जो सीधा संबंध इतिहास में मिलता है वे आर्यों का है। दोस्तों जो बैक्ट्रियन ऊंट और जो घोड़े हैं, हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था पशुपालन में कि इन्हें घोड़े पालने का बोध था, घोड़े पालने का ज्ञान था या नहीं, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों बाद की जो स्थिति है उसमें हमें घोड़े, ऊंट, हाथी, इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो हमें मौजूद पाए गए हैं, वो हमें मिले हैं। और ये बताया गया कि आर्यों ने घोड़ों की जो है सवारी की, घोड़ों को अपने रथों में लगाया, ये रथ की सवारी करते थे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो दोस्तों ये बताया गया कि नए लोगों ने आक्रमण किया होगा। आधार ये रहा कि बर्तन व्यवस्था नए स्तरों पर मिले, औजार और कई जगहों पर मिले ऊंट और घोड़े की हड्डियां। दोस्तों इसके अलावा कई स्थानों पर एक साथ कई सारे लोगों को दफनाया गया। कई स्थानों पर जो है आभूषण बिखरे पाए गए। कई स्थानों पर जैसे कालीबंगा और लोथल में हम देखें कि अचानक से जो है सुरक्षा द्वार बंद करते हुए पाए गए हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं नए लोगों का आक्रमण अर्थात आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। दोस्तों ये था आर्यों का आक्रमण सिद्धांत कि आर्यों ने किस प्रकार भारत देश में घुसपैठ की, किस प्रकार भारत में आक्रमण किया और दोस्तों हमारी सभ्यता का अंत किया। दोस्तों आप YouTube पर देखें तो कई जगह आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, ऐसे भी पीस मिलेंगे जो कहते हैं कि आर्यदेव और यहाँ पर रहने वाले लोग राक्षस थे। मैंने वीडियो देखा है ऐसा कि आर्यदेव और यहाँ रहने वाले राक्षस थे। तो राक्षसों ने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया, इतना अच्छा सब किया, तो फिर आपको आने की जरूरत ही नहीं थी। इसका अर्थ है कि देवता गलत हैं, फिर भगवान गलत है। भगवान ने इतना अच्छा डेवलपमेंट क्यों बिगाड़ दिया? दोस्तों इसी का तो विरोध ज्योतिराव फुले ने भी किया था। ज्योतिराव फुले ने भगवान श्री राम का विरोध किया। भगवान राम से महान उन्होंने राजा बलि को बताया। आप देखें कि रामायण में ये दर्शाया गया है कि हरिजन, वहाँ पर एक ब्राह्मण ने इस बात का जो है अर्थ बताया है हरिजन का कि हरि का जन अर्थात जो भगवान हरि के जन हैं। दोस्तों उन्होंने ये बताया, लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया कि राम जी का जो है हमारे पास अवतार आया, उन्होंने अवतार लिया, जो भी है उन्होंने सब किया। उन्होंने दलित हो चाहे ब्राह्मण हो सबको एक बराबर समझा। लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों ने क्या किया? शोषण, अत्याचार। एक महान टीचर भी है यूट्यूब पर जिन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों ने कहाँ अत्याचार किए। शायद उन्होंने ये सब पढ़ा नहीं होगा, ऐसे भी कई टीचर हैं। तो दोस्तों राजा बलि ने को ज्योतिराव फुले ने महान बताया, कहा कि अगर राम का कहना आप नहीं मान सकते कि हरिजन, अगर हरि का जन उच्च है, आप इन जातियों को फिर निम्न क्यों मानते हैं? जब आपके राम कह रहे हैं कि ये उच्च हैं क्योंकि ये मेरे जन हैं, तब आप हमें निम्न मान रहे हो। इस आधार पर उन्होंने ये कहा कि इससे ज़्यादा मान तो हमारे राजा बलि रहे होंगे अगर हम राक्षस थे तो, क्योंकि भगवान विष्णु ने, जिनके अवतार श्री राम हैं, उन्हीं के अवतार ने जब राजा बलि से
जो है दान में 3 पग भूमि मांगी थी, तो इन्होंने पूरी भूमि दे दी। और जब उन्होंने विष्णु का रूप लेकर सारे ब्रह्मांड को 3 पगों में नाप दिया, तब उन्होंने पूरी भूमि जो है भगवान विष्णु को सौंप दी। ये भी ज्योतिराव फुले और ब्राह्मणों के बीच का संवाद है कि इस प्रकार हुआ था। दोस्तों अगर राम भगवान हैं, राम अवतार हैं, हालांकि वे 100% भगवान थे, कर्म से ही सही, ना कि अवतारवाद के खिलाफ जाकर भी हम ये कहें कि वे भगवान नहीं थे, तो कर्म से भी वे भगवान कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों जब वे कह रहे हैं कि हरि जन अर्थात ये मेरे जन हैं, तो ब्राह्मणों ने और उच्च वर्गों ने इनके साथ असम्मान, अत्याचार और शोषण क्यों किया? इसलिए शायद ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों से तो भगवान आ रहे। दोस्तों मैं किसी समुदाय का विरोधी नहीं हूँ, जो इतिहास में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये था आर्यों का आक्रमण सिद्धांत और नए लोगों का आक्रमण सिद्धांत। दोस्तों एक और खतरनाक सा सिद्धांत हमारे पास आता है, वे है कौशाम्बी का सिद्धांत। कौशाम्बी इतिहासकार हैं। कौशाम्बी साहब का कहना है कि सबने आग लगा के आत्महत्या कर ली। कौशाम्बी साहब का कहना है कि सारे के सारे लोगों ने जलकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करके खुद ही जो है कब्र में दफन हो गए। इस प्रकार के अतार्किक सिद्धांत भी हमें बताए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा यूरोपियन इतिहासकारों ने भी कई सिद्धांत दिए हैं। दोस्तों यूरोपीय जो इतिहासकार हैं, आपने वॉल्टेयर और स्तुतबीवर, दोस्तों आपने वॉल्टेयर और स्तुतबीवर दो दार्शनिकों के नाम अवश्य सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। दोस्तों ये दोनों जो हैं यूरोपीय प्रबोधन काल से संबंधित हैं। दोस्तों जिस समय भारत में इस प्रकार की प्रथाएं थी, उस प्रकार से यूरोप में भी दास प्रथा और काले गोरे का भेद, आपने एक गाना सुना होगा, भारतीय गाना है कि काले घोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। दोस्तों उसका अर्थ है कि काले और घोरे में भेद किया जाता था यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में। दोस्तों उन्हीं के बीच वॉल्टेयर और स्तुतबीवर दो दार्शनिक थे। वॉल्टेयर के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि भारत में किसी भी ब्राह्मण ने, किसी भी उच्च वर्ग के व्यक्ति ने वॉल्टेयर की भूमिका नहीं निभाई। अगर वॉल्टेयर की भूमिका उन्होंने निभाई होती तो कहीं ना कहीं ये उच्च वर्ग के लिए, ये ब्राह्मणवाद के लिए एक सकारात्मक विरोध होता। जिस प्रकार वॉल्टेयर ने कैथोलिक चर्च में जन्म लेने के बाद भी उसी कैथोलिक चर्च में होने वाले गलत कामों का विरोध किया। दोस्तों भारत में भी इस प्रकार की कई सारी बुराइयां थी। दोस्तों हम देखें कि भारत में देवदासी बनाकर किस प्रकार महिलाओं का बलात्कार किया जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था। किस प्रकार निम्न जाति की महिलाओं के साथ भी इस प्रकार की जो है रेप और बलात्कार की घटना उस समय होती थी। महिलाओं को जो है वस्त्र नहीं पहनने दिए जाते थे। जो निम्न जाति की महिलाएं, दलित महिलाएं और कुछ नाडार जाति की महिलाएं, आप देखेंगे कि त्रावणकोर में तो बेहद ख़राब हालात थे उस समय। महिलाओं को बिल्कुल भी किसी प्रकार से वस्त्र नहीं पहनने दिए जाते थे, और अगर वे वस्त्र पहन लेती थी तो उन्हें किस प्रकार से दंड दिया जाता था। दोस्तों इतनी सारी बुराइयां रही हमारे धर्म में, कितनी सारी सुधार आंदोलन हमें चलाने पड़े। हमारे देश में मंदिर प्रवेश जैसे आंदोलन चलेंगे,
पर यह है कि भारत में अशिक्षा आज भी है। लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, इस चीज़ का बोध नहीं है, इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, इसलिए वे अंधविश्वास अंधभक्ति में पड़ जाते हैं और वे भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, वॉल्टेयर और स्टूडवीवर, इनका दृष्टिकोण इनके व्याख्यान में पूरी तरह से हमें झलकता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, वॉल्टेयर और स्टूडवीवर का ये कहना है कि हड़प्पा सभ्यता दास प्रथा पर आधारित थी। स्टूडवीवर रूसी विद्वान थे और वॉल्टेयर जो हैं जर्मन विद्वान थे। दोस्तों, उस समय यूरोप में दास प्रथा चरम पर थी, अपनी चरम स्थिति पर थी, और वॉल्टेयर और स्टूडवीवर जैसे दार्शनिक इस प्रथा के घोर विरोधी थे। और इन्हीं लोगों ने जो है यूरोप के दासों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें न्याय दिलाया। लेकिन भारत में इस प्रकार से किसी ने भी जो है जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, शोषण, निम्न वर्ग के साथ अत्याचार, इसके खिलाफ एक भी लड़ाई नहीं लड़ी। दोस्तों, निम्न जाति के जो नेता, जो महान महापुरुष हमें आगे पढ़ने को मिलेंगे, उन लोगों के बारे में आज भी पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाया जाता है तो उनकी उपेक्षा की जाती है, नेग्लेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, वॉल्टेयर और स्टूडवीवर का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता दास प्रथा पर आधारित थी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता में एक मजदूर वर्ग हुआ करता होगा। इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतनी सारी जो है हमें चीज़ें देखने को मिली है। इस आधार पर शायद इन्होंने ये सोचा हो कि शायद यहाँ दास प्रथा पर बेस्ड रही होगी ये सभ्यता। लेकिन दोस्तों, हम देख सकते हैं कि वॉल्टेयर और स्टूडवीवर दोनों का किस प्रकार से जो है दृष्टिकोण जो इनके साथ बैकग्राउंड में हुआ होगा वो यहाँ पर झलकते हुए हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी दास प्रथा वाली बात। हड़प्पा सभ्यता आर्यों का आक्रमण हुआ होगा या फिर नए लोगों का किसी का आक्रमण हुआ होगा या फिर दास प्रथा पर आधारित होगी, इस प्रकार की बातें इन्होंने बताई हैं। दोस्तों, कोशाम्बी ने कहा कि आग लगाकर आत्महत्या। दोस्तों, लेकिन इन सब के अलावा ये तो एक विदेशी आक्रमणकारी जो है हमारे पास सिद्धांत है। लेकिन आज अगर हम देखें कि हमारा भारत ही देश है, हमारा भारत देश है, अगर भारत का अचानक से पतन होने लगे तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? या तो भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अचानक से ठप हो जाए, भारत की कृषि अचानक से खत्म हो जाए, भारत पर अचानक से कोई देश आक्रमण कर दे, या भारत पर अचानक से विदेश व्यापार खत्म हो जाए, या भारत में सभी लोग अपने अपने काम करना भूल जाएं। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। या अचानक से बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, ऐसे कई सारे कारण हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यही सारे कारण हमें यहाँ पर बताए जाते हैं। हमें भौगोलिक कारण देखने को मिलेगा कि शायद बाढ़ से इनका जो है, शायद भौगोलिक कारण में ये देखने को हमें मिलेगा कि बाढ़ आई होगी सिंधु नदी में, इसलिए इन सबका जो है अंत हो गया हो। या हमें ये देखने को मिले कि किसी प्रकार का भूकंप आया होगा, या अचानक से कुछ भी ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, महामारी फैल सकती है, जिस प्रकार आज की स्थिति में कोरोना वायरस फैला, हो सकता है इस समय यहाँ पर किसी प्रकार की महामारी फैली हो। ऐसे सारे सिद्धांत हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम इसकी भौगोलिक जो है स्थिति को पढ़ें। हम एक बात सोचें कि कहीं बाढ़ तो नहीं आई होगी, कहीं भूकंप तो नहीं आया होगा,
कहीं अचानक से बहुत तेज गर्मी तो नहीं पड़ी होगी, कहीं अचानक बहुत तेज से वर्षा तो नहीं हुई होगी कि सभ्यता का अंत हो गया। तो दोस्तों यही है हमारा भौगोलिक पॉइंट कि कुछ भौगोलिक परिवर्तन हुए होंगे। दोस्तों लगभग 2800 हमें स्थल देखने को मिले हैं, जिसमें से 2800 स्थल में से लगभग 1022 जो हैं विकसित थे। इन 1022 में से 406 हमारे पाकिस्तान में जा चुके हैं और जो 616 है वे अभी भी भारत में मौजूद हैं। तो दोस्तों इतना विकास किया, इतना सब किया, इतनी सारे हमारे पास डेवलप्ड स्टेट्स हो गए थे, तो अचानक से ये जो अंत हुआ है ये बेहद आश्चर्यजनक है। तो दोस्तों भौगोलिक इकाई में ये बताया जाता है, भौगोलिक परिवर्तन में ये बताया जाता है कि 2800 में से 1022 स्थल थे और जिनमें जो महत्वपूर्ण 2 स्थल हमारे हड़प्पा और हमारा मोहनजोदड़ो, लगभग 1900 के पास जाकर इनका जो है पतन हो गया विस्मयी रूप से। कि 1900 ईसा पूर्व, ईसा से 1900 साल पहले, ईसा मतलब जीरो से 1900 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों का अंत हो गया। कैसे हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं। दोस्तों लगभग 1700 के आसपास चहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल जैसे महानगरों का जो है पतन हुआ। दोस्तों ये बताया जाता है जो हमारी सरस्वती नदी थी, जो हमारी हकरा नदी, सरस्वती और हकरा दोनों नदी इसे कहा जाता है सरस्वती नदी को, और सिंधु नदी थी दोस्तों, इनके बीच अचानक से दूरी बढ़ी। हमारी सिंधु नदी और हमारी सरस्वती नदी के बीच अचानक से जो है दूरी बढ़ी, अचानक से जो है बहाव तेज हो गया। आपने मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी होगी, उसमें भी इस चीज़ को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से बाढ़ आई थी। दोस्तों अचानक से दोनों नदियों के बीच में तनाव बढ़ा, दोनों नदियां एक दूसरे से दूर हुई और यही दूरी बढ़ने के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का अंत हो गया। दोस्तों 2 कारण ये थे, 2 नगरों का ये हमारे पास अंत आया, इस अंत हुआ, इस तरीके से हमें देखने को मिला। दोस्तों इसके अलावा लगभग 1200 तक, 0 से 1200 साल पहले अर्थात 1200 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का अंत चला। दोस्तों इस समय यहाँ पर आर्य रह रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ है इसकी इन्हें कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों अचानक से ये अंत हुआ, हम देखें कि 1200 तक अंत चला है और इसी आधार पर यह भी बताया गया है कि हो सकता है आर्यों ने आक्रमण किया है, हो सकता है विदेशियों ने आक्रमण किया है, इसलिए धीरे धीरे कर कर इस सभ्यता का अंत हो रहा है। दोस्तों कई इतिहासकारों का ये मानना है कि यहाँ पर जो है भौगोलिक परिवर्तन में जो तापमान है और जो वर्षा है वे अचानक से बिल्कुल लो लेवल पर आ गए, अर्थात वर्षा होना बंद हो गई और तापमान उच्च हो गया, ये भी हमें बताया जाता है। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ है वो यहाँ के लोगों की जो कला थी उसे भूलने के कारण हुआ है। कि यहाँ के लोग जो बर्तन बनाया करते थे, यहाँ के लोग जो मोहरें बनाया करते थे, उन्होंने इस कला को जो है भुला दिया और इनका जो है व्यापार ठप हो गया। ये भी एक तर्क हमें दिया जाता है।
दोस्तों कई इतिहासकारों का ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आया था। कई इतिहासकारों का दोस्तों, जैसे के.आर. केनेडी को हम देखें, के.आर. केनेडी ने ये बताया है, के.आर. केनेडी कि महामारी फैली थी। हो सकता है महामारी भी आई हो, इसलिए इतनी बड़ी सभ्यता का अंत हुआ हो। लेकिन दोस्तों इन्हें कब्रों में किसने दफनाया फिर? लेकिन ये भी हो सकता है कि कब्रें बहुत पुरानी हो। तो दोस्तों के.आर. केनेडी ने ये बताया कि हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का अंत महामारी फैलने से हुआ हो। कई इतिहासकारों ने बताया है कि हो सकता है भूकंप आया हो। कई इतिहासकारों ने ये कहा हो सकता है सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी। कई इतिहासकारों ने तो ये तक कहा है कि भैया आग लगा के आत्महत्या कर ली होगी, आर्यों ने आक्रमण किया होगा, और कई लोगों ने कई प्रकार के सिद्धांत दिए। दोस्तों कई इतिहासकारों का ये मानना है कि इनका विदेश व्यापार जो है ठप हो गया, विदेश व्यापार खत्म हो गया। हमने देखा कि मेसोपोटामिया, यूनान, मिस्र, इन जैसी सभ्यताओं से इनका विदेश व्यापार हुआ करता था। लेकिन एक शासक का नाम बताया जाता है एलाम का, कि एलाम के नेतृत्व में मेसोपोटामिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, और एलाम के साम्राज्य विस्तार के कारण जो है सिंधु सभ्यता के लोगों ने व्यापार करना बंद कर दिया। यहाँ से कपास, हम देखते हैं अनाज, दुनिया भर के सामान यहाँ से जाया करते थे, और जो है मेसोपोटामिया, यूनान और मिस्र से कई प्रकार के पत्थर, कई प्रकार की जो है वस्तुएं, धातुएं लाई जाती थी। कई इतिहासकार तो ये तक बताते हैं कि हमने मेसोपोटामिया, यूनान और मिस्र से जो है श्रृंगार करना सीखा। जिस प्रकार आज की लड़कियां, महिलाएं जो मेकअप वगैरह करती हैं, ये माना जाता है कि इन्होंने यहाँ से चोरी किया है, यहाँ से नकल की है। तो दोस्तों विदेश व्यापार ठप होने की बात की जाती है। विदेश व्यापार ठप होने के लिए एक कारण ये बताया गया कि एलाम के नेतृत्व में एक साम्राज्य का जन्म हुआ। एक कारण ये बताया जाता है कि सिंधु नदी ने जो है अपना रौद्र रूप धारण किया, जिस कारण सिंधु नदी के उस पार ये लोग जा नहीं पाए और सभ्यता का अंत हो गया। बर्तन बनाने की कला भूल गए, इसलिए सभ्यता का अंत हो गया। इतने सारे हमें जो है हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में बताया जाता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वह है नए लोगों का आक्रमण, अर्थात आर्यों का आक्रमण, कि आर्यों ने आक्रमण करके सिद्धांत को माफ कीजिए, हमारे देश की जो सभ्यता थी उसका अंत किया है। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से हमारी सभ्यता का अंत हुआ होगा, क्या हुआ होगा ऐसा कि सभ्यता का अंत हो गया। दोस्तों ये थे हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं। हमें सर्वमान्य सिद्धांत याद रखना है कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का अंत विदेशी आक्रमण या बाढ़ द्वारा, एनसीईआरटी बाढ़ द्वारा बताती है, कई इतिहासकार इसे विदेशी आक्रमण के लिए बताते हैं कि विदेशी आक्रमण हुआ था जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का हमने अंत पढ़ लिया, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये जानते हैं कि इतिहासकार जो हैं वे हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं और उनका क्या दृष्टिकोण है। वे क्या बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या रही होगी,
क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी ठोस सबूत अभी हमारे पास नहीं है। केवल एक तर्क लगा सकते हैं, हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ऐसी रही होगी। हड़प्पा सभ्यता को लेकर इतिहासकारों के मत। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इतिहासकारों के मत। दोस्तों, कई सारे इतिहासकारों ने कई प्रकार के मत अपने दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता इस प्रकार से रही होगी, इनकी शासन व्यवस्था इस प्रकार की रही होगी, इनका प्रशासन इस प्रकार का रहा होगा। यहाँ पर जो है समाजवाद या पूंजीवाद, जो आज का हम देखते हैं अर्थव्यवस्था किसी देश की किस प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें इतिहासकार अपने अपने मत बताते हैं। दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था स्तूत बीवर और वाल्टेयर, इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से रही होगी, हड़प्पा सभ्यता का शासन किस प्रकार का रहा होगा। तो दोस्तों, स्तूत बीवर और वाल्टेयर का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता दास प्रथा पर आधारित थी, जबकि हम देखें कि ऐसा कुछ अभी हमें साक्ष्य देखने को मिला नहीं है। दोस्तों, मार्टिन व्हीलर, ये यूरोपीय इतिहासकारों के मत है। मार्टिन व्हीलर का कहना है कि यहाँ पर जनतंत्रात्मक प्रणाली, अर्थात जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर रहा होगा। स्तूत बीवर और वाल्टेयर का कहना है कि यहाँ पर दास प्रथा मौजूद थी। दोस्तों, इस प्रकार के ये मत हमें बताए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा और भी यूरोपीय इतिहासकार हैं जो हमें कई प्रकार के मत बताते हैं, कई प्रकार के जो है हमें सिद्धांत बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की रही होगी। दोस्तों, पिगट, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट ने ये कहा कि हड़प्पा सभ्यता जो है मोहनजोदड़ो से या फिर माफ कीजिए हड़प्पा से या फिर मोहनजोदड़ो से, इन दो में से किसी एक स्थान से चलाई जाती थी, किसी एक स्थान से इनका शासन प्रशासन चला करता था, और इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता को जो है मोहनजोदड़ो और जो है अपने हमारे हड़प्पा को जुड़वा राजधानी भी कहा। जुड़वा राजधानी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इन्होंने जुड़वा राजधानी कहा। दोस्तों, ए.एल. बासम का मत क्या है? ये सारे हमारे पास क्या हैं? यूरोपीय मत हैं। ए.एल. बासम का क्या मत है इसमें? ए.एल. बासम। दोस्तों, ए.एल. बासम का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता धर्म पर आधारित थी। भारतीय इतिहासकार पहले ही लोट मार देते हैं, कहीं भी कितना ही चंदन लपेट लो, पूरा के पूरा लोट मार देते, कितने धर्म पर आधारित थी। यहाँ पर जबकि हमने देखा कि इनका धर्म किस प्रकार का रहा है। हमने पढ़ा कि यहाँ पर पूजा पाठ किस प्रकार की हुआ करती थी, यहाँ का समाज, हमने सारी चीज़ पढ़ी, और ए.एल. बासम कह रहे हैं कि ये धर्म पर आधारित रही होगी। दोस्तों, किसी भी देश का धर्म पर आधारित होना, किसी एक विशेष धर्म पर आधारित होना, उस देश के पतन का कारण बन जाता है। चाहे आप आज
किसी भी देश को देख लें आपको देखने को मिल जाएगा कि इस देश में एक धर्म विशेष को जो है मान्यता अधिक है और इसलिए उस देश का जो है विकास रुका हुआ है, उस देश का पतन होता जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के ये जो है मत हमें देखने को मिले। दोस्तों के.एम. दीक्षित, दोस्तों के.एम. दीक्षित का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की तरह थी। हड़प्पा सभ्यता का जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, तो के.एम. दीक्षित साहब का कहना है कि ये बिल्कुल मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की तरह है। हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो कि मौर्यों ने और हड़प्पा सभ्यता वासियों ने इस एक प्रकार का जो है विकास किया। दोस्तों इतने सारे मत हैं हमारे पास हड़प्पा सभ्यता को लेकर। दोस्तों इसके अलावा कई सारे और मत भी हैं। यूरोपीय इतिहासकारों के तो इतने मत रहे हैं और जो है भारतीय इतिहासकारों के भी ये मत रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा भी हम देखें कि अभी जब हम आर्यों का आगमन पढ़ेंगे तो बाल गंगाधर तिलक का सिद्धांत, दयानंद सरस्वती का सिद्धांत और कई सारे यूरोपीय इतिहासकारों के सिद्धांत भी हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता का पूरा चैप्टर कि हड़प्पा सभ्यता में कैसा क्या हुआ। एक बार मैं आपको फिर कहानी की तरह हड़प्पा सभ्यता पूरा बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता 1826 में पहली बार चार्ल्स मर्सन ने एक टीले का उल्लेख किया रावी नदी के तट पर। उसके बाद 1831 में एलेक्जेंडर वंश ने जो है एक मोहर को देखा, हड़प्पा मोहर को, और उससे लगभग जो है 30 साल बाद 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। कैनिंग के समय वायसराय कैनिंग हुआ करते थे। और दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। हमने देखा कि तीसरी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची। उस समय भी हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिले थे। दोस्तों उसके बाद 1916 में हमने देखा कि जॉन मार्शल जब इसके महानिदेशक बने पुरातत्व विभाग के, तब उनके अंतर्गत 2 अधिकारी राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी ने इस कार्यभार को संभाला। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से अत्यधिक विकसित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। दोस्तों फिर हड़प्पा सभ्यता के कई सारे स्थल जैसे चौदड़ो की खोज हुई 1931 में। मणिगोपाल मजूमदार और मेके ने इसकी खोज की। दोस्तों माधव स्वरूप बस ने 1953 में रंगपुर की खोज की। सूरजभान, थापर, लाल, ऐसे कई सारे उत्खननकर्ताओं ने हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खोज की और आज भी खोज रिसर्च जारी है। दोस्तों उसके बाद हमने इनकी सामाजिक स्थिति को पढ़ा कि इनका समाज किस प्रकार से एक सुव्यवस्था पर आधारित था। यहाँ पर किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई जाति प्रथा, किसी भी प्रकार के जिससे समाज में पृथकता आए, इस प्रकार की कोई भी चीज़ इनके समाज में मौजूद नहीं थी। दोस्तों हमने इनकी पूजा पाठ के आधार को पढ़ा कि किस प्रकार से ये पूजा पाठ किया करते थे, किस प्रकार से ये लोग अपने मोहरों को बनाया करते थे, किस प्रकार से इनकी कला थी, किस प्रकार से ये बर्तन बनाया करते थे, किस प्रकार से इनका विदेश व्यापार हुआ करता था, किस प्रकार से इनकी कृषि व्यवस्था में इतना डेवलप्ड इन्होंने किया। दोस्तों हमने कितने सारे टॉपिक्स हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े। हमने वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में अंत पढ़ा। अंत में हमने हड़प्पा सभ्यता का जो है अचानक से पतन पड़ा। हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में कई सारे सिद्धांत पढ़े, जिनमें आर्य आक्रमण सिद्धांत, नए लोगों का आक्रमण सिद्धांत,
भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। हमने हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में यूरोपीय मतों को पढ़ा। हमने हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में भारतीय इतिहासकारों के मतों को पढ़ा। हमने अंत में हड़प्पा सभ्यता की इस कहानी को पढ़ा कि किन लोगों का क्या कहना रहा है हड़प्पा सभ्यता के विषय में। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता हमारे इतिहास की महानता में चार चांद लगाने वाला टॉपिक रहा है। हमारे भारतीय इतिहास की जो महानता है उसका ये सबूत है कि हमारा देश इतना विकसित हुआ करता था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश इस सभ्यता को देखकर दंग रह गए थे। दोस्तों, इतना खास है हमारा भारत, इतनी सारी चीजें हमारे भारत में। दोस्तों, इस समय जो डेवलपमेंट हुआ था, हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट देखकर कई देशों ने तो दांतों तले उंगलियां चबा ली थी। कईयों को तो विश्वास नहीं हुआ कि आखिर भारत में ये मिल क्या गया। लेकिन दोस्तों, देश में रूढ़िवादिता, पृथकतावाद, समाजवाद, जातिवाद, एक पक्ष का जो है उच्च होना, एक पक्ष का निम्न होना, इस प्रकार के कई सारे कारणों से आज भी हमारा देश पीछे है। आज भी हमारे देश में इतनी सारी जो है कुरीतियाँ हैं, इतनी सारी जो है गलत प्रथाएं आज भी हैं। हमारे देश में अंधविश्वास आज के समय तो चरम सीमा पर है। कितना अंधविश्वास फैला हुआ है हमारे आज के भारत में, खासकर निम्न वर्ग में, क्योंकि उच्च वर्ग तो कभी भी अंधविश्वास में रहा ही नहीं। उच्च वर्ग ने तो हमेशा अंधविश्वास फैलाया है। आगे अब की क्लास में दोस्तों, आगे की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है। आगे की क्लास बिल्कुल भी अगर आप छोड़ते हैं तो आपको जो है इतिहास बिल्कुल समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि आगे की क्लासेस बिल्कुल कहानी की तरह रहेंगी। अगर आप कहानी को नहीं सुनेंगे तो आपको कहानी का सार समझ में नहीं आएगा और आप वैसे के वैसे रहोगे। आपको जो है समाज में इस समय क्या चल रहा है और उस समय समाज में क्या चल रहा था वो कभी समझ में नहीं आ पाएगा। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो बिना लड़े, बिना मारपीट किए किसी भी व्यक्ति को हरा सकती है। दोस्तों, इसलिए तो कई सारे जो हमारे इतिहासकार हैं, अम्बेडकर हों, ज्योतिबा फुले हों, दयानंद सरस्वती हों, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वे भी ये कहते हैं कि आप शिक्षित हों। भारत में एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश हमारे समाज में की जा रही है, लेकिन अभी भी हमारा समाज जो है इन सब अंधविश्वासों में, अंधभक्तियों में पड़ा हुआ है। समाज का जो है पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं है, ज़्यादा वो पढ़ाई लिखाई को महत्व नहीं देता और दोस्तों जो है कुरीतियों में पड़ा रहता है। दोस्तों, आने वाली वीडियो में, आने वाली क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता का जो ये अंत तो अब हमने पढ़ लिया पूरा, हमारा सब हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर आज क्लोज हो गया। आने वाली क्लास में अब हम पढ़ेंगे आर्य। आखिर ये आर्य कौन है, आर्यों का आगमन भारत में कैसे हुआ, आखिर इन्होंने भारत में कदम क्यों रखे, आर्य भारत में घुसपैठिए हैं, आर्य भारत में चोर हैं, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो क्यों कहे जाते हैं, आर्यों को इस देश का मूल निवासी क्यों कहा जाता है और क्यों नहीं कहा जाता, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। भारत में कुरीतियाँ, भारत में गलत प्रथाएं जो किस प्रकार प्रारंभ हुई, ये सारी चीज़ अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा कि भारत में किसी प्रकार की कुरीति नहीं थी, किसी प्रकार की कुप्रथा नहीं थी, लेकिन वैदिक काल से, आर्यों के आगमन से हम देखेंगे कि किस प्रकार भारत की दुर्दशा होना प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, कई लोगों का ये मानना है कि ये वाला भाग जो खत्म हुआ है और ये जो हमारे इतिहास का नया भाग शुरू हुआ है, ये सतयुग का शुरुआत है, सतयुग का प्रारंभ है। हम पढ़ेंगे कि हमारे देश का सतयुग कैसा रहा है। हम देखेंगे
कि हमारे देश में आने वाला समाज कैसा रहा है। हम देखेंगे कि हमारे समाज ने किस प्रकार से अब डेवलप्ड किया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहें हिस्ट्री विथ युवा में। मैं विजय आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि समाज में इस नॉलेज का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इस शिक्षा से ही समाज दूर है, इसलिए अंधभक्ति, अंधविश्वास जैसी प्रथाएं हमारे समाज में आज भी फैली हुई हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।